हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वुड हैव। अगर आपके मन में वुड हैव को लेकर कोई भी डाउट्स है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वुड हैव को लेकर, तो आप इस वीडियो लेक्चर के शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी तरह से वुड हैव का यूज कैसे किया जाता है ये बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, वुड हैव का यूज तीन तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है, यानी कि तीन तरह के सेंटेंसेस जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पहले नंबर पर कौन से वाक्य होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वाक्य जो होते हैं कल्पना पर आधारित होते हैं और इसमें जो है दो वाक्य एक साथ चलते हैं, यानी कि इसमें जो होती है कल्पना होगी और इस तरह का भाव होगा कि अगर ये काम होता तो ये काम हो चुका होता, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो चुका होता। ठीक है, अब समझेंगे। देखो, जब किसी वाक्य में कोई कंडीशनल सेंटेंस हो, शर्त रखी हो, जैसे यहां पर एग्जांपल देखते हैं, अगर आपने परिश्रम किया होता तो आप पास हो गए होते। देखो, कल्पना है, उसने परिश्रम किया भी नहीं और वो पास भी नहीं हुआ, यानी कि वो कल्पना कर रहे हैं कि अगर तुम मेहनत करते, परिश्रम करते तो तुम पास हो चुके होते। तो दो वाक्य हैं, पहला आप परिश्रम करते, दूसरा आप पास हो चुके होते या उत्तीर्ण हो चुके होते। समझ में आया? अब और अच्छे से समझिए। तो जब इस तरह के वाक्य हो तो उनमें जो दूसरा वाला वाक्य हो, जो लास्ट वाला सेंटेंस हो, और उसमें हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका होता, चुकी होती, चुके होते ये शब्द आए, या गया होता, गई होती, गए होते, इन शब्दों का प्रयोग हो तो वहां पर हमें वुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, समझ पाए? एक बार और समझते हैं। जब ये वाक्य इस तरह हो कि यदि ऐसा हो तो ऐसा हो चुका होता, यानी कि दूसरे वाले वाक्य में वर्ब के बाद क्या आया होगा? चुका होता, चुकी होती, या गया होता, गई होती, गए होते, इस तरह के शब्द अगर दोस्तों आए होंगे वहां पर वुड हैव का यूज होगा। अब इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनेगी? रूल ये फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो सेंटेंस होगा पहले इफ आएगा, क्योंकि इस तरह के वाक्यों में अगर या यदि शब्द का यूज होता है तो उसके लिए इफ। फिर जो पहला सेंटेंस होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि ये दो टुकड़ों में बटा होता है इस तरह के वाक्य। तो पहला वाला जो पार्ट होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझे? फिर से समझिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये पहला वाला जो सेंटेंस बनेगा वो इस रूल से बनेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, ये रूल हम फॉलो करेंगे। देखो एग्जांपल में देखिएगा, अगर आपने परिश्रम किया होता, यानी कि कल्पना हो रही है आपने परिश्रम किया होता तो आप पास हो चुके होते। अब हमने देखा कि उत्तीर्ण हो चुके होते, यानी कि वर्ब के बाद हो गए होते या हो चुके होते। जब भी ये शब्द आए तो वुड हैव का यूज होगा। ओके, अब देखिए इंग्लिश कैसे बनेगी। सबसे पहले इफ, क्योंकि अगर के लिए इफ। इफ अब पास्ट परफेक्ट, यानी कि इतना सेंटेंस, इतना आपने परिश्रम किया होता, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यानी कि पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? आपने, तो आपके लिए क्या बोलेंगे मित्रों? यू। ठीक है, फिर हैड। हैड, अब वर्ब क्या है? परिश्रम करना, तो वर्कड हार्ड, WORKED, वर्कड हार्ड। ठीक है, और तो, अब ये तो शब्द के लिए देन का यूज नहीं करेंगे। वैसे देन माने तब या तो होता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, जब भी किसी वाक्य के आरंभ में इफ हो या व्हेन हो और उसके बाद तो शब्द या तब शब्द का जो है एक भाव निकलता हो तो उसके लिए कॉमा यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। इस कॉमा का ही मतलब जो होगा वो तो या तब होगा। ठीक है, तो आप उत्तीर्ण हो गए होते। अब मित्रों देखिए सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है? आप, यू। वुड हैव, यू वुड हैव, समझ गए? और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहां पर वर्ब क्या है? पास होना, तो उत्तीर्ण होने को इंग्लिश में पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट। समझ पाए आप?
देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यदि मैंने यह पुस्तक पढ़ी होती, यानी कि मैंने पढ़ी नहीं है, कल्पना कर रहा है, अगर मैंने पढ़ी होती तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका होता, यानी कि तब मैं दे चुका होता। ओके, कल्पना है। अब हमने लास्ट वाले वाक्य में देखा कि वर्ब क्या है, उत्तर देना, और उसके तुरंत बाद चुका होता तो वुड हैव का यूज होगा। पहला सेंटेंस बनाएंगे, यदि मैंने यह पुस्तक पढ़ी होती तो इफ सब्जेक्ट कौन है, आई, फिर हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड। इफ आई हैड स्टडीड दिस बुक। मित्रों तो के लिए कॉमा लग जाएगा, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुका होता तो आई वुड हैव, आई वुड हैव। अब काम क्या हो रहा है, उत्तर देना, आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यदि हमने टॉस नहीं जीता होता तो हम मैच हार चुके होते। देखो हमने टॉस नहीं जीता होता, पहले इतने की इंग्लिश नेगेटिव है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बनेगा। तो इफ हमने, सब्जेक्ट हमने है तो वी, इफ वी हैड नॉट, वर्ब क्या है, जीतना, वॉन द टॉस, फिर तो के लिए कॉमा जरूर लगेगा, तो हम मैच हार चुके होते, सब्जेक्ट कौन है, हम, तो वी वुड हैव, वर्ब क्या है, हारना, मतलब लॉस, थर्ड फॉर्म लॉस्ट द मैच। लॉस्ट द मैच, समझ पा रहे हैं आप? देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, यदि मैंने बीएड किया होता, मतलब मैंने बीएड किया नहीं है, अगर किया होता, कल्पना कर रहा हूं, तो मैं अध्यापक बन गया होता, मैं अध्यापक भी नहीं हूं, अर्थात बन गया होता, कल्पनाओं में बात हो रही है, और लास्ट में वर्ब के बाद गया होता, समझ गए होंगे, गया होता, गई होती, गए होते में से कुछ भी आ सकता है, या चुका होता, चुकी होती, ये शब्दों को आपने पकड़ लेना है, बस इन्हीं के बेस पर चलना है। अब आगे वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इफ आई हैड डन, वर्ब क्या है, करना, आई हैव डन, और क्या किया होता, मतलब, और मीन्स इफ आई हैड डन, अब क्या किया होता, बीएड, तो बीएड, तो के लिए कॉमा, मैं एक अध्यापक बन गया होता या बन चुका होता, बात एक ही है, सब्जेक्ट आएगा आई वुड हैव, I would have been। अब बीन को समझेंगे, कई बार बच्चा समझता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, वुड हैव बीन है, नहीं, ये जो बी, बनना, बनने को बोलते हैं बी माने होना या बनना, समझ रहे हैं? तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, तो ये वर्ब है मित्रों, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। कहीं आप सोच रहे हो कि मीन्स ये जैसे हैव बीन, हैज बीन होते हैं, नहीं, ये नहीं है ऐसा, ठीक है, ये वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म है, बी, तो मीन्स अब इसकी थर्ड फॉर्म बीन, अब क्या हो गया होता, एक अध्यापक, अ टीचर, अ टीचर। अब देखिए मैं इसे इरेज करता हूं और दूसरी तरह के सेंटेंस बताता हूं, ये तो पहली कंडीशन है, इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अब हम देखेंगे कि वुड हैव का यूज दूसरे किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है, ठीक है। देखो पहली पहचान तो वही है जैसे पहले था कि जब वर्ब होगी, क्रिया होगी हिंदी वाक्य की मित्रों, तो उसके तुरंत बाद जो है मीन्स चुका होता, चुकी होती, चुके होते शब्दों का प्रयोग होगा, या वर्ब के तुरंत बाद गया होता, गई होती, गए होते शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ये तो जो हमने अभी पढ़ा वैसे ही है, लेकिन दूसरी तरह से भी इसकी कुछ सेंटेंसेस कुछ अलग तरीके से आते हैं। और वो तरीका क्या है, जब कभी किसी हिंदी वाक्य में
हिंदी वाक्य में जो वर्ब होगी उसके अंत में। यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ब के बाद, यहां पर तो था वर्ब के बाद ये शब्द आएंगे, यहां पर मैं बोल रहा हूं जब वर्ब के अंत में आ ई ए की मात्राएं आए, आ ई ए की मात्राएं आए, ठीक है, और उसके तुरंत बाद होता, होती, होते इन शब्दों का प्रयोग हो तो वहां भी हम वुड हैव का यूज करेंगे। समझ आए? मतलब वर्ब के बाद आ ई ए की मात्राएं आए और उसके तुरंत बाद होता, होती, होते शब्दों का यूज हो, वहां भी वुड हैव का यूज किया जाएगा, ठीक है। और वाक्य जो हैं वो थोड़े कल्पना पर आधारित हों। एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होगी। रूल हमें फॉलो करना है, सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिएगा एग्जाम्पल, उसने मेरी सहायता की होती। अब यहाँ वर्ब क्या है मित्रों? हिंदी में देखो वर्ब क्या है? सहायता करना, सहायता की। और होती बड़ी ई की मात्रा आ रही है, फिर होती या होता, होती में से कोई एक शब्द आ रहा है तो यहाँ वुड हैव का यूज किया जाएगा। और रूल फॉलो करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसने मेरी सहायता की होती तो ही वुड हैव हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प की, हेल्प्ड मी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, काश मैंने उसे भुला दिया होता। देखो वर्ब क्या है? भुला देना, भुला दिया, आ की मात्रा आ रही है, उसके तुरंत बाद होता आ रहा है, तो अब हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो काश शब्द है इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे और काश के लिए बोलते हैं आई विश, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों में काश शब्द का भी भाव निकलता है। तो मीन्स सबसे पहले आई विश, काश के लिए आई विश, ठीक है। अब फिर वही सब्जेक्ट पहले आएगा, आई वुड हैव फॉरगॉटन, हर, अगर लड़का हुआ तो हिम, लड़की होगी तो हर। मैं एक मोबाइल फोन खरीद चुका होता। अब ये ऊपर वाली पहचान है वर्ब के, यानी कि अब क्रिया के बाद, क्रिया क्या है? खरीदना, और इसके तुरंत बाद चुका होता आएगा या चुका, इनमें से कोई भी शब्द आए फिर भी वुड हैव का यूज होगा। मैं एक मोबाइल खरीद चुका होता, आई वुड हैव परचेज्ड अ मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपने मुझे सब कुछ बता दिया होता। आपने मुझे सब कुछ बता दिया होता, यू वुड हैव, अब वर्ब बताना, बता दिया, आ की मात्रा आ रही है ना और होता आ रहा है तो वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड मी एवरीथिंग, एवरीथिंग, समझ पा रहे हैं? जैसे आपने मुझे गाली ना दी होती, अब ये नेगेटिव में है, ना दी होती, तो यू वुड नॉट हैव एब्यूज्ड मी, समझ पा रहे हैं आप? तो मीन्स नॉट कहां लगेगा? वुड और हैव के बीच में अगर नेगेटिव हुआ तो, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड तरह के सेंटेंसेस। देखिए वुड हैव का जो भाव होता है वो पास होता, पास होती या पास होते शब्दों के संदर्भ में भी किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होगा। रूल इसमें होगा नाउन या प्रोनाउन, फिर वुड हैव और फिर ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब नहीं होती है। तो इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाएंगे देखिएगा, मेरे पास एक कार होती, मेरे पास एक कार होती, अब पास होती, तो इस संदर्भ में पहले सबसे पहले आई, फिर वुड हैव, फिर अ कार, आई वुड हैव अ कार। जैसे मेरे पास एक डिक्शनरी होती या आपके पास एक डिक्शनरी होती तो यू वुड हैव अ डिक्शनरी, समझ रहे हैं? देखिएगा आपके पास सब कुछ होता, आपके पास सब कुछ होता तो यू वुड हैव, यू वुड हैव, और सब कुछ के लिए एवरीथिंग, यू वुड हैव एवरीथिंग। जैसे उसके पास एक अच्छी योजना होती, उसके पास एक अच्छी योजना होती तो ही वुड हैव, अ गुड
प्लान। अ गुड प्लान। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब आपको वुड हैव में कोई परेशानी नहीं होगी और आप घर पर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यकीन मानिए आपको आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर जरूर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, वीडियो लेक्चर देखकर कुछ नहीं होता है, आपको घर पर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।